नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि आपको आपके हर खर्चे, हर फाइनेंशियल लक्ष्य के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाए। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं आपके लिए, लेकिन क्या है खास, चलिए देखते हैं ऑन द शो में। हमारी खास पहल माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आज जानेंगे यूटीआईएमसी के इक्विटी हेड अजय त्यागी की निवेश रणनीति और उनका निवेश पोर्टफोलियो। इतिहास में सबसे खराब रहा सोने का 1 दशक का रिटर्न, क्या किसी को गोल्ड निवेश करना जारी रखना चाहिए, जानेंगे आज। लिक्विडिटी में गिरावट के चलते अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स पर फोकस बढ़ा। क्या है ये फंड्स की कैटेगरी और किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए इस तरह के फंड में, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। और अगर आपको भी बनाना है एक संतुलित पोर्टफोलियो, चाहिए बम्पर मुनाफे, तो अपने निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सवाल हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम करते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नंबर है 9619873567। इस नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेजने होते हैं। चलिए तो हमारी पेशकश माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं, जहां पर हमारी यही कोशिश होती है कि आपके पैसे जो लोग संभालते हैं वो कहां पर निवेश करते हैं। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ यूटीआईएमसी के इक्विटी हेड अजय त्यागी जुड़ गए हैं। अजय, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। बेहद खास शो जहाँ पर हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं, उनके हर आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपका पहला निवेश क्या था अजय? मेरा पहला निवेश आज से करीबन 22 साल पहले था, जब मैंने अपनी ये यूटीआई में नौकरी शुरू करी थी, और वो एक टैक्स सेविंग प्रोडक्ट था, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, जिसमें मैंने टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपसे साफ तौर से यही होगा कि आपका सबसे अच्छा निवेश का फैसला और सबसे बुरा या जो गलत गया हो वो कौन सा फैसला था पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिहाज से, अगर मुझे समझना हो तो। देखिए, जहाँ तक बात है सबसे सफल निवेश होने की, तो मैं कहूँगा कि एक तरह से इक्विटी में बने रहना, एक तरह से हर साल हर माह बहुत ही ज़्यादा शिद्दत और डिसिप्लिन के साथ निवेश करते रहना इक्विटी फंड्स के अंदर, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक सफल निवेश साबित हुआ है पिछले 22 सालों में। और जहाँ तक आपने बात करी कि निवेश जो कि इतना सफल नहीं माना जाएगा, मैं कहूँगा शुरुआती 1-2 सालों में जो मैंने अपना टैक्स बचाने के लिए जो निवेश किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में, वो कहीं ना कहीं जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ इतने सही साबित नहीं हुए, क्योंकि उस समय जो मेरा प्रयास था वो था टैक्स बचाना, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनसे मेरे को रिटर्न प्राप्त हुई वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रिटर्न नहीं थी। ये बताएं कि अक्सर निवेश में कहा जाता है कि एसेट एलोकेशन आपका सही होना चाहिए और यही एक जरिया है जिससे आपका जो घाटा है वो कम हो, उतार चढ़ाव के वक्त आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी सी मदद मिले स्थिर रहने में। आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन फिलहाल किस तरह का है अजय? देखिए कविता जी, मौजूदा समय रहे या फिर कोई भी समय रहे, मेरा एसेट एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा इक्विटी की दिशा में है। मेरा ये मानना है कि ऐसी पूंजी जो मुझे आपातकालीन के लिए या फिर किसी एक ऐसे इवेंट के लिए जो मेरे घर में अगले 2, 3 या 5 सालों में होने वाला है, उसके लिए जो मुझे पूंजी चाहिए वो मैं फिक्स्ड इनकम के अंदर रखता हूँ। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ मैं अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर करता हूँ। सो बहुत ज़्यादा इक्विटी की तरफ झुकाव है मेरे पोर्टफोलियो का और मेरे एसेट एलोकेशन का। अजय, ये हमें बताएं कि मौजूदा समय में अगर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना हुआ आपका, तो आपने किस तरह से रीबैलेंस किया? क्या रीबैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी है आपको?
जी, बिल्कुल आपने सही कहा। रीबैलेंसिंग की मुझे कुछ अच्छी खासी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा, हर माह कुछ ना कुछ एक रकम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जाती है और टाइमिंग ना करते हुए और टाइमिंग के बारे में ना सोचते हुए मैं एक डिसिप्लिन तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता रहता हूं, क्योंकि प्रयास यही है कि अगले 10, 15, 20 सालों में एक अच्छी खासी बड़ी पूंजी हो जानी चाहिए, और जो कि तभी हो सकती है जब मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड तरीके से इक्विटी में निवेश करता रहूँगा। ये बताएं हमें कि आपका जो निवेश पोर्टफोलियो है उससे आपने कोई लक्ष्य को पूरा किया है? बहुत अच्छा सवाल है कविता जी। ज़्यादातर जब आप ये सवाल पूछते हैं तो इसका उत्तर रहता है कि देखिए, मैंने अपने लिए एक मकान ख़रीदा या बड़ी गाड़ी ख़रीदी या अपने बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन के लिए एक अच्छा खासी पूंजी जमा करी। बट मेरे लिए शुरू से एक प्रयास रहा है कि जो मेरा निवेश है वो अपने आप में एक ऐसी पूंजी बने जिसके वजह से मुझे बहुत स्वतंत्र फील हो, जिसकी वजह से मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करूं और मेरे जहन में किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना रहे, या तो नौकरी करने का प्रेशर या फिर अपने प्रोफेशन के अंदर जिस तरह से उतार चढ़ाव रहते हैं उसका प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को फ़ायदा हुआ है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का और एक पूंजी जमा करने का, वो हुआ है अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र बनाने में। अब इस तरह के माहौल में बहुत ज़रूरी है कि किसी के पास फिक्स्ड इनकम में भी निवेश हो। तो मौजूदा आपका जो पोर्टफोलियो है उसका झुकाव अगर मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की ओर पूछना चाहूँ तो किस तरह से होगा? देखिए, फिक्स इनकम पोर्टफोलियो मेरा बहुत ही ज़्यादा सरल है। कुछ निवेश मेरा है डेट फंड्स में, कुछ निवेश मेरा लिक्विड फंड्स के अंदर है, ये सब यूटीआई के म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, और कुछ निवेश मेरा बैंक में एफडी के माध्यम से रहता है। निवेशकों के लिए अगर मौजूदा समय में किसी को एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अपनानी हो तो वो किस तरह से अपनानी चाहिए और क्या रास्ता होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हमारे निवेशकों का सवाल है, मैं नहीं समझता कि कोई एक तरीके से हम अपने निवेशकों के सामने कोई एसेट एलोकेशन की लिमिट्स रख सकते हैं। हर निवेशक अपने आप में एक यूनिक सर्कमस्टेंसेस लेके आता है, हर निवेशक की ज़रूरत अलग होती है, और उसी के हिसाब से हम तय करते हैं कि निवेशक के लिए क्या सही एसेट एलोकेशन प्लान है। कुछ निवेशकों के लिए 70 या 75% पैसा इक्विटी में रखना सही माना जाएगा, और साथ के साथ कुछ निवेशकों के लिए आप कह सकते हैं केवल 25 या 30% एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी सही माना जाएगा। तो उनके यूनिक सर्कमस्टेंसेस, उनकी पोजीशन, ये सब समझने के बाद ही हम उनके सामने एक अच्छा एसेट एलोकेशन प्लान रखते हैं। इसके अलावा ये बताएं हमें कि फंड को लेके निवेश रणनीति आपकी क्या होगी, किस तरह से आप बाजार को भांप रहे हैं और कदम उठा रहे हैं ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को लेकर फंड के? बहुत बढ़िया सवाल है कविता जी। हमारी रणनीति सही मायने में बहुत ही ज़्यादा सरल है। रणनीति के अंदर हम सबसे पहले चुनाव करते हैं ऐसी कुछ कंपनीज़ का, ऐसे कुछ व्यवसायों का जो अपने आप में बहुत मजबूत हैं, जो इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के उतार और चढ़ाव को बखूबी अपनी मजबूती के चलते सहन कर सकते हैं, और वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं जो कि कस्टमर्स बहुत बढ़िया उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, और साथ ही साथ कंपनी भी अपने आप में प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखा पाती है। तो ऐसे व्यवसायों का चुनाव करने के बाद जो दूसरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको इनमें बने रहना है। जैसा कि आपने बोला, बाज़ारों का व्यवहार ही है उतार चढ़ाव देखना, और उस उतार चढ़ाव के चलते कई बार ज़्यादातर निवेशक बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं और गलत एक कदम उठाते हैं। हमारा ये मानना है कि रणनीति के अंदर दो ही पहलू होने चाहिए। सबसे पहला पहलू एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना, और दूसरा उसमें बने रहना, डटे रहना एक लंबे समय के लिए। तो यही हमारी एक मैं कह सकता हूँ कोशिश रहती है अपने फंड के पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट और उसका निर्माण करने के लिए और उसमें बने रहने के लिए।
अजय, बहुत अच्छा लगा। आप जब भी आते हैं तो हमारे पास समय कम पड़ जाता है, लेकिन हमारी जो चर्चा है जो निवेश को लेकर आपकी समझाइश है वो ख़त्म नहीं हो पाती। लेकिन फ़िलहाल वक्त इतना ही है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर दर्शकों को गाइड करने के लिए। लेकिन शो को हम आगे बढ़ाएंगे और